हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के लिए विज्ञान का यानी साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि 400 प्लस नंबर को लेकर आए, इतना हम लोगों का टारगेट है। और आप सभी इस नंबर को टारगेट करके चलें, इससे आपको क्या होगा कि मोटिवेशन मिलती रहेगी। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग वहां से आंसर को दे पाएंगे। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, यानी कि शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 23 जोड़े, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है समवृत्ति अंग, यानी कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो समवृत्ति अंग हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। यानी कि कुछ ऐसी संरचनाएं जो है वर्तमान प्राणियों में पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं है, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं। यानी कि ऐसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, जो वर्तमान प्राणियों में पाई जाती है और उनका अब शरीर में कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसी संरचनाएं ऐसी अंग को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अवशेषी अंग, यानी कि वैसी संरचनाएं, कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो अभी हमारे शरीर में पाई जाती है और जिनका कोई उपयोग नहीं है, तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने वैकल्पिक लक्षणों का जो है अध्ययन किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 5, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 5 वैकल्पिक लक्षणों का जो है अध्ययन किया था। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है, यानी कौन से ऐसे वैज्ञानिक है जो मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है सर्मक, यानी कि सर्मक जो वैज्ञानिक है वो मेंडल के नियमों की पुनः खोज से क्या है, संबंधित है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, यानी कि तीनों से मिलकर बने होते हैं। किस किस से, तो डीएनए से भी बना होता है, उसमें डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं और आरएनए होता है, यानी कि तीनों से मिलकर गुणसूत्र बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है डीएनए। डीएनए जो है वो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द को किसने प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जॉनसन। जॉनसन जो थे उन्होंने जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, यानी कि मादा एनोफिलेस जो है, मादा एनोफिलेस जो मच्छर है वो किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है गंदा जल, यानी कि जो मच्छर होते हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं, उनको मादा एनोफिलेस मच्छर होते हैं वो, और ये जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करते हैं वो मच्छर जो है वो किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए है साफ जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करते हैं वो मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है कर्ण पलव की पेशियां। ऑप्शन बी है पूंछ कशेरुकाएं। ऑप्शन नंबर सी है निषेचक पटल। ये जो तीनों है अवशेषी अंग का उदाहरण है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंगों के उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये समजात अंग के उदाहरण है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समजात अंगों के उदाहरण कौन से हैं, तो आपको लगाना है ऑप्शन नंबर ए। हमारा हाथ तथा कुत्ते के जो अग्रपाद होता है ये समजात अंग के उदाहरण है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है चिंपैंजी, यानी कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक जो समानता है वो चिंपैंजी से है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अधिक होगी, है ना, यानी कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा अधिक होगी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है मटर, यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? फ्रेडरिक मिसर जो थे उन्होंने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक अम्ल को, यानी कि फ्रेडरिक मिसर ने नाभिक अम्ल को न्यूक्लिक नाम दिया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? किसने प्रमाण दिया था कि जो जीन है वो गुणसूत्र का भाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1902 में टिबोवेरी एवं W.S. सटन जो थे उन्होंने प्रमाण दिया था कि जीन गुणसूत्र का भाग है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है, किसे कहते हैं? चलिए प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 कुंडलित धागों का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है अर्ध गुणसूत्र, यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है और इसे क्या कहते हैं? तो अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो कहते हैं उनको क्या कहा जाता है? यानी कि वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है और कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो उसको कहते हैं, उस अंग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समजात अंग, यानी कि समजात अंग कहते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार का आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।